33 साल की थी जब उमैर की वफ़ात हो गई। उमैर मेरे शौहर, मेरी कुल कायनात। 8 साल से जिनका चेहरा मैं देखकर सुबह बेदार होती थी, वो फरिश्ता सिफ्त इंसान जिनके साथ ज़िंदगी का हर लम्हा इतना खुशगवार गुज़रा कि वो 8 साल कैसे गुज़र गए पता भी नहीं चला। 18 मई को जब उनको दफ्तर में अचानक दिल का दौरा पड़ा और मुझ तक ये खबर पहुंची, उस लम्हे मैंने ये जाना कि इंसान के ऊपर बिजली गिर जाने का एहसास क्या होता है। लेकिन अपनी उस वक्त तक की ज़िंदगी की सबसे खौफनाक खबर सुनने के बावजूद मैंने 2 घड़ी रोने के लिए भी नहीं लिए। फ़ौरन उनको अस्पताल पहुंचाया और बदस्तूर उनकी सेहतयाबी की दुआ करती रही। मेरा जिस्म ठंडा पड़ता जा रहा था। सुबह से पानी का एक गिलास भी नहीं पिया था। होंठों पर पिपड़ी जम रही थी। दिल में एक खौफनाक ख्याल आ रहा था, एक जा रहा था, और उसके साथ साथ ही मेरा एक रंग आ रहा था, एक रंग जा रहा था। परेशानी और इज़्तिराब की हालत में अपनी हथेलियों को मुसलसल मसले जा रही थी। रंगत पीली जर्द पड़ी हुई थी, लेकिन ज़बान एक लम्हे के लिए भी रुक नहीं रही थी। मुसलसल विर्द कर रही थी और अपने शौहर की सेहतयाबी की दुआ कर रही थी। उमैर के ना रहने का तो सवाल ही नहीं है। अरे ऐसे थोड़ी ही हो सकता है, बस अभी अच्छी खबर आएगी, अभी उठ जाएंगे। भला इनके बगैर मैं जी सकती हूँ? मेरी ज़िंदगी इनके बगैर पॉसिबल ही नहीं है। ऑफ कोर्स अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी उनके बगैर नहीं रखी हुई। ऐसा ही कुछ सोचकर खुद को मुसलसल तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी, मगर जब नर्स ने बाहर निकल कर कहा कि अब उम्मीद बहुत कम है, सिर्फ दुआ करें, और वो घड़ी जब इलाखिर डॉक्टर ने ऑपरेशन रूम से बाहर आकर ये कहा कि उमैर इस दुनिया में नहीं रहे, ये नहीं कहूँगी कि मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि अपने पैरों पर खड़े होने के वजूद का एहसास ही ख़त्म हो गया था। मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया था और मुझे अपने जिस्म का वज़न तक महसूस नहीं हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे मैं किसी खला में तैर रही हूँ। उस वक्त मुझे लगा था कि मैं बिल्कुल तन्हा हो गई हूँ और मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, जैसे कुल कायनात थम गई हो, कम अज़ कम मेरे लिए। जब उमैर फोत हुए तो उनकी वफ़ात के गम में मैं ऐसी डूबी कि मुझे अपना भी होश ना रहा। हाँ, एक आवाज़ जिसने मुझे उस मदहोशी से बेदार किया, वो मेरी 6 साला बेटी की आवाज़ थी। मेरी बेटी फ़ातिमा, जो कह रही थी, अम्मी उठें, अम्मी जागे, अम्मी पापा की तरह आप भी मुझे छोड़कर चली तो नहीं जाएंगी, अम्मी, अम्मी प्लीज़ आंखें खोलें, अम्मी मुझसे बात करें, पापा भी चले गए हैं। उसकी आवाज़ सुनते ही जैसे ही मैंने होश संभाला, मैंने उसको अपने सीने से लगा लिया और मैंने कहा, फ़ातिमा मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। फ़ातिमा मेरी बच्ची, तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएगी। मैं ये समझ चुकी थी कि उमैर अब कभी वापस नहीं आएंगे। कई हफ्ते लगे मुझे खुद को ये समझाने में, लेकिन बिल आखिर जो रब जान लेता है वो बाकी रिश्तेदारों और प्यारों को सब्र भी दे देता है। मैं समझ चुकी थी कि अब ज़िंदगी का ये मुश्किल सफ़र मुझे अपनी बेटी के साथ तन्हा ही काटना होगा। उस वक्त मेरी बेटी 6 साल की थी और मैं 33 साल की थी। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने 3 साल पहले से ही पीएचडी कंप्लीट कर ली हुई थी और पाकिस्तान की एक नामवर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लगी हुई थी। लड़कियों को पढ़ाना कितना ज़रूरी होता है और उनको अपने पाँव पर खड़े करने की क्या अहमियत है, मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। क्योंकि उमैर जितने अच्छे थे, उनके घर वालों का सलूक हमारे साथ उतना ही बुरा था। वो तो जैसे उमैर की वफ़ात के बाद हमसे बिल्कुल बेगाने ही हो गए हों। ऐसे लगता था जैसे उनके भाइयों और भाभीयों ने शुक्र मनाया कि उमैर के नाम की हड्डी इस कबाब में से निकल गई। उमैर के भाइयों ने तो ये तक कहना शुरू कर दिया था कि अब तो उमैर भी नहीं बचा, तो तुम्हारा तो प्रॉपर्टी में भी कोई हिस्सा नहीं होगा। अरे उमैर के भाई तो उमैर के भाई, मेरी सास तक का खून इतना सफ़ेद था कि उनको मुझसे तो छोड़ अपनी पोती से ज़रा भी रग़बत नहीं थी। एक दिन तो उन्होंने ये तक कह दिया कि जिसकी वजह से तुम इधर थी वही नहीं रहा, अब तेरा यहाँ क्या काम? बगैर महरम के यहाँ रहते रहने से बेहतर है अपनी माँ के पास वापस चली जाओ। जॉब पर जाती हो, सुर्खी पाउडर लगाकर नए नए कपड़े पहनकर यहाँ वहाँ घूमती हो। मुझे मेरे बेटों के लिए खतरा है। अंदाज़ा तो मुझे पहले से ही था, लेकिन जिस रोज़ मेरी सास ने मुझे ये कहा, उस रोज़ मुझे यकीन हो गया
कि अब इस घर में मेरा वक्त फ़कत चंद लम्हात का मेहमान है। जिस घर में इंसान लोगों के दिलों से उतर जाए, वहाँ कमरे भी खाली कर देने चाहिए। मैं इतनी टूट चुकी थी कि मुझ में वैसे भी किसी से लड़ने की हिम्मत नहीं थी। मैं फ़ातिमा को लेकर अपनी अम्मी के पास आ गई और वहीं रहने लगी। अपने माँ बाप की मैं एक ही बेटी थी। मेरे अलावा मेरे बड़े भाईजान हैं जो मस्कत होते हैं, और अल्लाह का शुक्र है मेरा मैका सलामत था। फ़ातिमा नाना नानी के साथ वक्त गुजारती थी और मैं सुबह से शाम तक जॉब पर होती थी। इसी तरह 8 महीने गुजर गए। तो नाज़रीन, जब 8 महीने गुजर गए तो रिश्तेदारों ने कहना शुरू कर दिया कि अभी वक्त है, कोशिश की जाए तो दोबारा शादी हो सकती है। और माँ बाप भी कह रहे थे कि आखिर हम कब तक ज़िंदा रहेंगे, इस तन तनहा बच्ची के साथ तुम ये भरी जवानी कैसे गुजारोगी, आगे पूरी उम्र पड़ी है, बेहतर है कि शादी के लिए राज़ी हो जाओ, तो हम कोई अच्छा लड़का तलाश करते हैं। तो मैंने कहा कि अम्मी, जैसे आपकी मर्ज़ी, अगर आपको कोई अच्छा इंसान मिल जाता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो अम्मी ने पड़ोसन से कहा, तो पड़ोसन ने एक रिश्ता बताया। कहती है कि लड़का कनाडा से आया हुआ है और उसकी दूसरी शादी है, पहली शादी उसकी नहीं चल सकी, तो आप ख़ुद तसल्ली कर लें। अम्मी ने रियाज़ का नंबर मांगा और रियाज़ से रब्ता हुआ, और अम्मी ने रियाज़ से मुख्तसर बातचीत की और उसके बाद मुझे उसका नंबर दे दिया ताकि मैं ख़ुद देख लूँ, क्योंकि अम्मी जानती थी कि एक शादी के तजुर्बे से गुज़र कर और पीएचडी करने के बाद मैं इतनी तो समझदार हो ही गई हूँ कि इससे पहले कि अम्मी रियाज़ को बार बार बुलाती और हम वहाँ जाते, अम्मी चाहती थी कि मैं ख़ुद कम अज़ कम एक दफ़ा पहले तसल्ली से रियाज़ से बात कर लूँ, और उसके बाद अगर मुझे लगता है कि इस मामले को आगे बढ़ाना चाहिए, तभी इस मामले में अम्मी अबू पेशरफ़्त करें। तो मैंने रियाज़ को फ़ोन किया, तो रियाज़ केम अक्रॉस एज़ अ वेरी हम्बल पर्सन। मुझे वो कहता है कि मैं एक जेन्युइन लड़की की तलाश में हूँ जो मेरी शरीके हयात बन सके। मेरे भी कुछ तल्ख़ तजुर्बात हैं, उसमें मेरा कसूर नहीं था, मैं तो यही कहूँगा, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप उनसे सुनो तो वो कहेगी कि उनका भी कसूर नहीं है। uh, Sometimes, just two good people even can't live together, so I don't have anything bad to say against her. Having said this, ना मैं अपनी ज़िंदगी की अब तक की पुरानी डिटेल्स में जाना चाहता हूँ, ना मैं आपसे कुछ पूछूंगा। अगर आपकी बेटी है तो वो और भी अच्छी बात है, बिकॉज़ उम्र के इस हिस्से में, क्योंकि रियाज़ की उम्र हो गई थी अब 38 साल। रियाज़ कह रहा था कि मुझे बिल्कुल एतराज़ नहीं है अगर आपकी औलाद भी है। तो जब उन्होंने मेरे से पूछा तो मैंने कहा हाँ, मेरी एक बेटी है। तो रियाज़ ने कहा बहुत अच्छी बात है, मैं उसको बिल्कुल बाप का प्यार दूँगा। आप ऐसे क्यों नहीं करती कि लेट्स गेट टुगेदर फॉर अ कॉफ़ी और गो आउट एंड सी हाउ थिंग्स गो। तो मैंने अम्मी अबू को बताया कि ये मेरी रियाज़ से बातचीत हुई है। अम्मी अबू कहते हैं कि देख लो बेटा, जाकर ख़ुद उससे मिलो, तुम अपना भला-बुरा बेहतर समझती हो, अगर तुम्हें लगता है वो बंदा सही है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। वैसे भी तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हो और हज़ारों लोगों से मिलते हो, हम तो उम्र गुज़ार बैठे हैं और हम तो अपने कमरे में ही खुद रहते हैं। तो अब ज़माना किस चाल चल पड़ा है, हमें उससे कोई वाक़फ़ियत नहीं है, हम बहुत पीछे रह गए हैं। तुम बेहतर समझ सकती हो, इसलिए तुम खुद टेक द लीड, और अगर तुम्हें लगता है कि ये बंदा सही है तो बस हमें बता दो, तो हम तुम्हारा निकाह कर देंगे। तो नाज़रीन, डॉक्टर अरफा कहती है कि रियाज़ से मैं मिलने के लिए ग्लोरिया जीन्स गई, फ़ातिमा को भी साथ लेकर गई। तो रियाज़ ने मेरे से पहले फ़ातिमा को सलाम किया और उसको हैंडशेक किया और उसको बोला, विल यू बी फ्रेंड्स विद मी? तो फ़ातिमा ने कहा यस यस। उन दोनों की तो दोस्ती वहीं से शुरू हो गई
और फातिमा को रियाज ने कॉफ़ी भी लेकर दी और चिकी मील भी लेकर दिया। अरफा कहती है कि रियाज की पर्सनैलिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी ओपन माइंडेड किस्म का बंदा है, और मुझे उसने कहा कि आपके साथ माजी में जो भी हुआ मैं उसके बारे में नहीं पूछूंगा, और मेरे साथ क्या हुआ आप उसके बारे में मत पूछें, क्योंकि किस्मत ने हमें ऐसे पॉइंट पर आकर मिलाया है कि जब माजी की तमाम बातें बेमायनी और बेवुकत हैं, क्योंकि वो सब कुछ तो गुजर गया। तो हम एक नई शुरुआत करते हैं, और मुझे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। मेरी फैमिली में ज़्यादा लोग नहीं है, बस मैं हूँ और मेरी अम्मी है। अब्बू का पहले इंतकाल हो गया था। एक बड़ा भाई है जो कनाडा में होता है। अम्मी और मैं भी कनाडा में ही होते हैं, फ़िलहाल पाकिस्तान आए हुए हैं। इसी मकसद से आए थे कि पाकिस्तान से कोई अच्छी सी लड़की मिल जाती है तो मेरी किस्मत बन जाएगी, मेरी ज़िंदगी दोबारा से सेट हो जाएगी। डॉक्टर अरफा ने कहा मैंने पीएचडी की हुई है, तो कनाडा में मैंने सुना है पीएचडी का काफ़ी स्कोप है, अगर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन जाऊंगी। यस वी कैन थिंक, लेकिन यह है कि मैंने फातिमा को भी साथ लेकर जाना होगा। तो रियाज कहता है कि वो तो आपसे पहले, अगर आप माइंड ना करें तो मैं आपको तुम कह लूँ। तो अरफा कहती है अच्छा कह लें। तो रियाज कहता है वो तो तुमसे पहले मैं उसको लेकर जाना चाहूंगा। कहता है कि आप में वो अपनायत नहीं आती, और अगर हमने एक दूसरे को दिल से कबूल कर ही लिया है तो हम जिंदगी के उस स्टेज पर हैं जब हमने खुद ही मेनली फैसला करना है। तो आपको मैं पसंद हूँ, मुझे आप पसंद है, बस यही तो चाहिए था। तो काफ़ी गप्पे लगी उनकी। तो जब वहाँ से चलने लगे तो रियाज ने फातिमा को एक कार्ड दिया, साथ में एक लव वाला बैलून दिया, और एक टेडी बियर दिया, और एक बॉक्स ऑफ चॉकलेट दिया, और कहा कि मेरे पास और भी बहुत मज़े मज़े की चीज़ें हैं, मैं कनाडा से लाया हुआ हूँ, तो आप मेरी फ्रेंड पक्की पक्की ना, पक्की पक्की। फातिमा कहती है पक्की पक्की। डॉक्टर अरफा देख रही थी दोनों को, तो वो हैरान हो रही थी कि एक ही मुलाकात में इतने अच्छे दोस्त बन गए ये। मतलब 8 महीने से मैं तो ये समझ बैठी थी कि अब मैं अपनी बच्ची के लिए कोई फादरली फिगर लाइफ में नहीं ला सकूंगी, लेकिन ये तो कुदरत का करिश्मा ऐसा हुआ कि इतना ज़बरदस्त बंदा एक ही दफ़ा मिल गया कि पहली सिटिंग में ही मेरी बेटी के साथ इतना अच्छा बॉन्ड बना। फिर कहती है मैंने सोचा कि हो सकता है कि सिर्फ वक्त ही एक्साइटेड हुई हुई है मेरी बेटी, तो उसको मैं घर जाकर पूछती हूँ कि आपको रियाज अंकल कैसे लगे। डॉक्टर अरफा और फातिमा जब घर आए तो अम्मी से मिले, तो उनकी अम्मी कहती हैं हाँ बेटा आपको कैसा लगा रियाज। तो डॉक्टर अरफा दुपट्टा मुंह में दांतों में लेके से शर्मा के भाग के किचन में चली गई। मतलब कि माशाल्लाह 33 साल की हो गई है, लेकिन फिर भी होता है ना कि जब इंसान प्यार में डूबता है तो जो एक प्यार में डुबकी लगाने की फीलिंग होती है वो तो फिर दिल में कभी भी आ सकती है। वो छैल छबीलापन जो गए हुए एक अरसा हो गया था, जिसको वो खुद भी भूल गई थी, तो वो लड़की उसी डॉक्टर अरफा से अपने आप से, अपनी खोई हुए सेल्फ से मिल रही थी। उसको बहुत अच्छा लग रहा था कि उसको फिर से लव एट फर्स्ट साइट की फीलिंग हुई। ना सिर्फ उसको ये खुशी थी कि उसको वो बंदा मिल गया जो उसको चाहिए था, बल्कि उसको ये भी सबसे ज़्यादा खुशी थी कि रियाज उसको अपने पहले वाले शोहर से भी ज़्यादा पसंद आया। समहाउ कहती है कि मैं समझती थी मुझे दोबारा ज़िंदगी में कभी प्यार नहीं हो सकता और उमैर की जगह कोई नहीं ले सकेगा, लेकिन रियाज ने पहली मुलाकात में ही उसको ऐसे शीशे में उतार लिया कि शी वॉज एट क्लाउड 9। तो उसकी माँ समझ गई कि खुश है। बहरहाल उसकी माँ ने कहा बेटा कोई जल्दबाजी मत करो, अब तुम खुद समझदार हो, अपना अच्छा बुरा खुद बेहतर जानती हो, कोई जल्दबाजी में कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है। कम अज़ कम 6 दफ़ा मिलो, 7 दफ़ा मिलो, डू हाउ एवर मैनी टाइम्स इट टेक्स टू फुली अंडरस्टैंड दिस पर्सन। उसकी माँ भी थोड़ी पढ़ी लिखी है और अंग्रेज़ी बोलती है, क्योंकि वो भी एक स्कूल में प्रिंसिपल थी, तभी तो खुद भी अपनी बच्ची के तालीम पर बहुत तवज्जो दी और उसको PhD तक पढ़ाया। तो कहती हैं कि टेक योर टाइम, और जब आप फुली श्योर्ड हो, आपका दिल पूरी तरह से मुतमईन हो कि हाँ, दिल से हाँ होनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि आपकी हाँ इज ड्रिवन बाय योर इमोशंस। आपके दिल से हाँ 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 जब तक वो ना निकले तब तक बेटा ये काम मत करना, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि जल्दबाजी में, और जल्दबाजी में क्यों कह रही हूँ कि तुम्हारी उम्र ऑलरेडी 33 साल हो गई है, ऑलरेडी तुम एक ट्रॉमा में से गुजरी हो, तो जितनी जल्दी अगर एक काम करना है तो कर लिया जाए। लेकिन याद रखना कि अक्सर दूसरी शादी लड़के की हो या लड़की की हो, लोग
सारी चीज़ें नहीं देखते और जब उनको 55% भी लगता है ना कि बंदा ठीक है या बंदी ठीक है, दे जस्ट गो फॉर इट। तो ये गलती मत करना, पूरी तरह से समझ लो। तो कहती है जी जी ऐसे ही करूंगी मैं। तो फातिमा को कमरे में ले जाकर डॉक्टर इरफा ने पूछा, बेटा आपको रियाज अंकल कैसे लगे? तो फातिमा कहती है, मम्मा मैं इनको परमानेंट दो फ्रेंड बना सकती हूँ, मुझे वो इतने अच्छे लगे, इतने स्वीट अंकल हैं, मेरा कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है, स्पेशली अंकल्स में तो कोई भी नहीं। अब तो 6.5 साल की हो गई थी, 6 साल की थी जब बाप की वफात हुई थी, 6.5 से थोड़ी ऊपर हो गई अब। तो डॉक्टर इरफा कहती है, जी जी बेटा हम उनको पक्का पक्का ले आएंगे, बल्कि हाउ अबाउट हम उनको अपने साथ ही रख लें। तो फातिमा उछल के कहती है, सच्ची मामा? तो डॉक्टर इरफा खिलखिला के हंस पड़ी, कहती है, जी 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 बिल्कुल सच्ची। और फिर उसने फातिमा को अपने बाहों में ले लिया और उसको ऐसे ऐसे करने लग पड़ी और दोनों सपने देखने लग पड़े। इधर फातिमा का चेहरा था और इधर डॉक्टर इरफा का चेहरा था। दोनों ऐसे करके ड्रीम लैंड में चले गए कि शादी होगी और रियाज साथ होगा। तो फातिमा भी कह रही थी, मम्मा मैं रियाज अंकल के साथ हॉलीवुड जाऊंगी और रियाज अंकल के साथ मैं नियाग्रा फॉल्स जाऊंगी, और कौन कौन सी जगह होती है कनाडा में। तो डॉक्टर इरफा कहती है, बेटा I'll take you everywhere, बहुत मजा आएगा, मुझे तो खुद भी नहीं पता बेटा। ये था पहली मुलाकात का असर, दोनों प्यार में डूबे हुए थे। फातिमा को एक बाप मिलने वाला था और डॉक्टर इरफा को अपना, ये तो नहीं कहूँगा खोया हुआ प्यार, ऐसा प्यार जो उसको कभी भी नहीं मिला, या शायद समहाउ उसको वो बहुत पसंद आया। तो वो बहुत खुश थी। फिर रात को मैसेज आया रियाज का कि आई कैंट वेट टू सी यू अगेन। तो डॉक्टर इरफा को पता चला कि दूसरी तरफ से भी ऐसी ही हलचल है, दिल में ऐसे ही पटाखे फूट रहे हैं। तो डॉक्टर इरफा ने कहा कि देर क्यों करूं, मतलब कि डॉक्टर इरफा को खुद भी दिल में खलबली मची हुई थी और वो ऐसा नहीं करना चाहती थी कि एक मुलाकात हुई फिर 1 हफ्ता गुजरा फिर 2 हफ्ते गुजरे। वो अब उससे 2 दिन बाद, बल्कि 2 भी कहना लंबा होगा, 1 दिन बाद, 1 दिन में 2-2 दफा, 1 दिन में 3-3 दफा मिलना चाहती थी। और अगर ये कहे कि फोन पर, तो वो उसके साथ ही रहना चाहती थी और साथ ही रहने लग पड़े वो दोनों फोन पर, मतलब कि 24/7 मैसेजेस का टिंग 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 तबादला हो रहा है। क्या खाया, क्या पिया, कहाँ गए, क्या पहना, क्या सोचा, शादी किस तरह से प्लान करनी है, मतलब कि पता ही नहीं चला कि आनन फानन दोनों की ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि कंफर्म था कि विद इन 2 months वो लोग शादी करने वाले हैं। उनकी ये सरगर्मियां देखकर फातिमा की माँ थोड़ा चौंक गई। उसने कहा, बेटा मैंने आपको कहा था कि ब्रेस योरसेल्फ और आप तसल्ली से पहले देखो। तो रफा कहती है कि मम्मा आई कैंट हेल्प इट, रियाज ने मुझे कुछ कर दिया है। तो समझ गई बूढ़ी माँ के वो प्यार में है बेटी उसकी। तो उसने कहा कि ये तो बावली हो गई है, मैं खुद ही स्टेप्स लूं। उसने जाना शुरू कर दिया रियाज के घर, रियाज की अम्मी से मिली। रियाज की अम्मी उसको थोड़ी सी स्ट्रिक्ट लगी डॉक्टर इरफा की माँ को। तो उसने आकर ये बताया भी कि वो ज्यादा खुल के बातें नहीं करती, थोड़ा सा रिजर्व रहती हैं, शायद उनकी नेचर ही ऐसी होगी। डॉक्टर इरफा कहती है कि मम्मा हर बंदा एक जैसा नहीं होता, उनका बेटा तो बहुत जॉली है। आमतौर पे देखने में आया कि जिनकी माएँ थोड़ी सी सीरियस नेचर की होती हैं तो बेटे बहुत अच्छी नेचर के होते हैं। मम्मा हमने तो कनाडा चले जाना है, कनाडा में तो वैसे ही शख्सी आज़ादी होती है, तो कोई सास बहू वाला चक्कर नहीं होगा। तो मान गई, समझ गई उसकी माँ भी कि हाँ ठीक है, और खुद भी आखिर को कोई दूध पीती बच्ची तो है, कह रही है तो ठीक है। 2 दफा गई, तीसरी दफा जाने का ज्यादा हुआ नहीं और उसकी तरफ से कभी ज्यादा बुलावा नहीं आता था, लेकिन ये खुद ही जाने का बताती थी कि मैं आ रही हूँ। और जब जाए तो कभी गाजर का हलवा बनाकर ले जाए, कभी सोहन हलवा बनाकर ले जाए। वो कहती थी कि नहीं वी आर एक्चुअली डाइट कॉन्शियस, तो कभी भी वो खाती नहीं थी, बल्कि इन्हीं को पेश कर देती थी वापस। डिटेल्स तो नाज़रीन बहुत ज़्यादा है इसमें, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो मैं आपको कट शॉर्ट करके बताता हूँ कि दोनों की शादी हुई, दोनों ने एक मस्जिद में जाकर निकाह कर लिया था। उसके बाद बस रियाज ने डॉक्टर इरफा की अम्मी को और खाला को
और डॉक्टर अरफा के अब्बू को बुलाकर एक घर में दावत कर दी, तो दैट क्वालिफाइड एज अ वलीमा। तो सादा सा फंक्शन हुआ और फातिमा बहुत एक्साइटेड थी। जब रुखसती होने लगी तो फातिमा पहले गाड़ी में जाकर बैठ गई। बड़ी एक्साइटेड थी बच्ची के अब हम अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने वाले हैं। वो अंकल जो मेरे अब्बू बनने वाले हैं, आज से वो मेरे अब्बू बन गए हैं। तो वो बहुत ज्यादा खुश थी। गाड़ी में बैठकर भी वो धमाल डाल रही थी और उसकी माँ भी उसको देखकर हंस रही थी और रियाज हाथ पकड़ के ला रहा था गाड़ी की तरफ। तो गाड़ी में रियाज की माँ बैठी हुई थी। रियाज की माँ ने बोला कि आप गाड़ी से उतर जाएं। तो फातिमा कहती है जी। रियाज की माँ कहती है गाड़ी से उतरो। तो फातिमा को समझ नहीं आई कि ये हो क्या रहा है। तो फातिमा घबराई घबराई हुई चुप चुप सी उतर गई गाड़ी से। उतर रही थी तो उधर से बैठ रही थी उसकी माँ। तो वो कहती है क्या हुआ फातिमा बेटा, उतर क्यों गई हो? तो फातिमा कहती है वो आंटी कह रही हैं। तो डॉक्टर अरफा ने गाड़ी के इधर के शीशे के नीचे से यूं करके देखा जी। रियाज की अम्मी ने रियाज को देखा और कुछ इशारा किया ऐसे। तो रियाज कहता है ओ अच्छा अच्छा, अभी असल में रास्ते से हमने सीमी आंटी को लेना है। सीमी आंटी कही थी मैं आपके साथ जाऊंगी, तो सीमी आंटी के लिए जगह रखनी है। तो फातिमा बेटा आपको हम कल लेके जाएंगे। तो डॉक्टर अरफा को समझ नहीं आ रही थी कि ये कैसे हुआ, ऐसी कौन सी सीमी आंटी इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसके पीछे मेरी बेटी को उतार दिया गया है। लेकिन अभी पहला दिन था और वो बिल्कुल भी किसी बहस में नहीं पड़ना चाहती थी और उसको पता था कि अगर उतर भी रही है तो नानी के पास ही होगी, आज नहीं तो मैं कल ले जाऊंगी। लेकिन समझ नहीं पाई थी इस मामले को। बहरहाल वो किसी तरह से चुप रह गई। उसको खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे चुप रहेगी। बहरहाल उसने उतरने दिया। फातिमा खामोश सी थी, बस देख रही थी उनको। बहुत एक खट्टी सी याद, खट्टी फीलिंग उसके जहन में, उसके दिल में बैठ गई, फातिमा के भी और डॉक्टर अरफा के भी, कि ये क्या किया इन लोगों ने। लेकिन उस वक्त के लिए वो सब्र कर गई और फातिमा को उसकी नानी प्यार करते हुए अंदर ले गई। वो फातिमा रो रही थी आहिस्ता आहिस्ता। तो उसकी माँ ने समझा शायद मुझे जाते हुए देख के रो रही है। उसने बोला भी रियाज क्या हो गया, फातिमा भी आ जाएगी ना। तो रियाज कहता है अच्छा नहीं चलो छोड़ो ना, अभी अभी ये वाली गाड़ी जाने दो, फिर मैं खुद जाकर, कल नहीं मैं अभी दूसरे फेरे में ले जाऊंगा। तो फिर डॉक्टर इरफान को सब्र आया। कहती है कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे आधे घंटे का तो रास्ता है, तो लेकर जाएंगे मुझे, तो फिर वापस आकर फातिमा को लेकर जाएंगे। तो रास्ते से वो लोग किसी सीमी आंटी को उठाकर लेकर गए अपने घर में। तो टीवी लाउंज में रियाज की अम्मी और सीमी आंटी बैठी हुई थी और डॉक्टर अरफा पानी पीकर कमरे में जाकर बैठी जो सजाया हुआ था उन लोगों ने। और रियाज दरवाजा बंद करके बाहर निकला तो उसकी माँ कहती है तूने इसको बताया नहीं था कि ये कल मुई हमारे साथ नहीं आएगी? तो रियाज कहता है मम्मा वो सुन लेगी। तो वो कहती है सुनती है तो सुने, आज नहीं तो कल उसको पता चल ही जाएगा, बल्कि उसको अब तक पता चल जाना चाहिए। हम नहीं किसी की बेटी बर्दाश्त करेंगे। अरे तेरे अंदर गैरत खत्म हो गई है, किसी दूसरे मर्द की निशानी तू अपने घर में बर्दाश्त करेगा? मैं तो तुझे पहले कह रही थी मुझे ये माँ पसंद नहीं है। अरे तेरे लिए लड़कियों की कोई कमी थी? ये किस माँ के पीछे लट्टू हुआ है तू? तो रियाज कहते हैं अम्मा अम्मा प्लीज, अम्मा अम्मा नहीं करें, अम्मा आपकी आवाज चली जाएगी, आपकी आवाज चली जाएगी। तो डॉक्टर अरफा को ऊंची ऊंची आवाजें आने लग पड़ी। तो डॉक्टर अरफा कान लगाकर सुनने लग पड़ी कि बाहर क्या तमाशा हो रहा है। तो उसको इतना सुनाई दिया कि उसकी सास ये कह रही थी कि मैं तो पहले ही नहीं चाहती थी कि तू इस माँ से शादी करे। तूने इसको बोला नहीं कि हम इसकी बेटी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे? मैंने तो समझा था कि तू उसको बता चुका होगा कि बेटी साथ नहीं आएगी। तो डॉक्टर अरफा को पसीने छूट गए और वो परेशान होगी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि इस तरह होगा। तो वो कमरे में बेड के ऊपर बैठ गई और बिल्कुल सिमट के बैठ गई। उसने अपने शूज उतार दिए और दुपट्टा वगैरह साइड पे कर दिया और बिल्कुल ऐसे ना जैसे बंदा नहीं चौकड़ी मार के यूं बिल्कुल दुबक के बैठ जाता, बिकॉज वो घबरा गई थी बहुत ज्यादा। तो इतनी देर में रियाज अंदर आया। तो डॉक्टर अरफा उसे कहती है कि क्या कह रही थी आपकी अम्मी? तो रियाज कहता है कि रियाज फेल शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। तो डॉक्टर अरफा कहती है रियाज मैं आपसे पूछ रही हूं आपकी अम्मी क्या कह रही थी?
तो रियाज बदस्तूर फर्श को देखी जा रहा और बैठ के एक कोने पे बैठ गया। बैठ के इधर डॉक्टर अरफा बैठी हुई थी और इधर रियाज आकर कोने में बैठ गया ऐसे, और नीचे देखने लग पड़ा जैसे उसको शर्म आ रही हो। तो डॉक्टर अरफा उठी अपनी जगह से और रियाज को झंझोड़ के पूछती है, मुझे बताएं आपकी मम्मा ने ये क्या बात कही है। तो रियाज की आंखें नम थी और डॉक्टर अरफा को देखकर बोलता है, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी माँ से ज़बान नहीं चला सकता, वो मेरे लिए इस दुनिया में सबसे मुकद्दम है और वो नहीं चाहती कि फातिमा हमारे साथ रहे, इसलिए मैं फातिमा को नहीं लाया। मैंने तुम्हें उस वक्त तो कह दिया था कि हम फातिमा को लेकर आएंगे, लेकिन फातिमा की इस घर में कोई जगह नहीं है। नाजरीन, ये बात सुनकर डॉक्टर अरफा ने दाएं देखा ना बाएं, एक बात और नहीं सोची, अपना सूटकेस उठाया, अपना बैग उठाया, रियाज को धक्का मारा, दरवाज़ा खोला, पटाख से बंद किया और जाते हुए अपनी सास को इस तरह से आंखें निकालती हुई दरवाज़ा बंद करके बाहर पोर्च में निकली। उसी वक्त उसने यांगो बुलाई, उनकी गाड़ी तक उसने इस्तेमाल नहीं की, यांगो बुलाई और यांगो से वो अपने घर गई। और नाजरीन, अब डॉक्टर अरफा पूछ रही है कि क्या होना चाहिए, क्योंकि रियाज ने निकाह के बाद अपने वो रंग दिखाए हैं जो उसने पिछले 2.5 महीने से छुपाए हुए थे। रियाज एक ऐसा छछूंदर सिफ्त इंसान जो अपनी बीवी के लिए अपनी माँ के सामने स्टैंड नहीं ले सकता, हालांकि उसकी बीवी हक पर है। और ये तो बहुत ही गलत बात है कि एक माँ को उसकी बेटी से जुदा किया जाए। ऐसी क्या इंसानियत है उसमें, उसको कहाँ से अपने माँ के दर्जे का ख्याल है, अगर उसको अपनी बीवी की ममता का कोई ख्याल नहीं है, क्योंकि वो भी तो किसी की माँ है। लेकिन वो ऐसा सेल्फिश इंसान है और अपनी माँ के हाथों में ऐसा लट्टू खिलौना है वो, कि उसको अपनी माँ के आगे कुछ सुझाई नहीं देता। डॉक्टर अरफा को दिल ही दिल में ये गिला था कि अगर ऐसा था तो क्या जरूरत थी उसकी जिंदगी में आने की, क्या जरूरत थी उसको इतने सुहाने ख्वाब दिखाने की, और क्या जरूरत थी उसकी बेटी के साथ बॉन्ड डेवलप करने की। क्योंकि सबसे पहली मुलाकात में ही डॉक्टर अरफा ने रियाज को कह दिया था कि मेरी बेटी एक दफा इस सदमे से गुजर चुकी है कि उसने अपने बाप को खोया है, अब वो ऐसी ट्रॉमेटाइज हो गई है कि जिंदगी में दोबारा किसी को खोना अफोर्ड नहीं वो कर सकती। और रियाज उससे भी बढ़ के कर रहा था कि वो हालांकि खोया हुआ भी नहीं था, उसके सामने भी था, लेकिन वो उसके साथ कनेक्शन तोड़ देना चाहता था। तोड़ देना क्या चाहता था, उसने तोड़ दिया था। उसने वो कनेक्शन अब नहीं तोड़ा, उसने उसी वक्त तोड़ दिया था जब अपनी माँ के कहने पर उसने छोटी सी फातिमा को गाड़ी से उतार दिया था कि रास्ते से कोई सीमी आंटी बैठेगी। नाजरीन, मैंने तो कहा कि बाकी डिटेल्स मैं नहीं जानता, लेकिन अगर यही कुल सच है तो मैं समझता हूं कि दफा करे ऐसे बंदे को जिसको एहसास नहीं है दूसरों के जज्बात का, क्योंकि दिस पर्सन इज रॉन्ग ऑन मैनी लेवल्स, नॉट वन। पहले नंबर पर यह बंदा इस तरह से गलत है कि ये 38 साल का हो गया है और अब भी ममाज बॉय है। मम्मा बोलती है तो उठता है, मम्मा बोलती है तो बैठता है, मम्मा बोलती है तो प्यार करता है किसी से, मम्मा बोलती है तो उसको अपनी जिंदगी से निकाल देता है। ऐसे बंदे में तो वो स्पाइन ही नहीं होता कि वो एक शादी जैसे रिश्ते की बुनियाद रख सके। दूसरी खराबी, जो गलती नहीं कहूंगा, गलती छोटा लफ्ज है, दूसरी खराबी जो रियाज में है वो ये है कि वो ऐसा इमोशनली कोल्ड इंसान है कि उसने 2.5 महीने तक ढोंग रचाया, फातिमा से बाप होने की एक्टिंग की और एक दिन में उससे नाता तोड़ लिया। जो फातिमा के साथ आज ये कर सकता है वो कल डॉक्टर अरफा के साथ ऐसा नहीं कर सकता क्या? तीसरी खराबी उसमें ये है कि वो ढोंगी है। एक तो खाली यही नहीं कि वो इमोशनली कोल्ड है या वो फौरन से डिसएसोसिएट कर लेता है, वो ढोंगी भी है। उसने पहले ढोंग रचाया कि वो फातिमा को प्यार करता है और फातिमा उसके लिए डॉक्टर अरफा के भी उसकी जिंदगी में आने से ज्यादा अहम है। और अब उसका अजीब ही एक निराला
चेहरा सामने आ रहा था, अजीब गंदे रंग सामने आ रहे थे। तो नाज़रीन, वैसे तो मैं कभी भी ऐसा नहीं कहता कि किसी को भी शादी तोड़नी चाहिए, लेकिन अगर मेरे ख्याल में ये बंदा अपना रवैया नहीं बदलता फातिमा के हवाले से, वो फातिमा जिसको इसने पहले अश्योर करवाया कि उसको ये बाप का प्यार देगा और उसको साथ रखेगा और उसको कनाडा लेकर जाएगा, अब उसको अपनी जिंदगी से इसने निकाल फेंका है। तो इस तरह के बंदे को, जो एक माँ को अपनी बेटी से जुदा करना चाहे, एक बच्ची को जिसका बाप पहले ही मर चुका है और उसकी कुल कायनात उसकी एक माँ रह गई है, उसको उससे जुदा करके अपने साथ लेकर जाना चाहता है, तो ऐसे बंदे के साथ जिंदगी कतअन वेस्ट नहीं करनी चाहिए। खुद ही सोचे ना, वो बच्ची कहाँ जाए? नानी कितना अरसा जिंदा रहेगी, नाना कितना अरसा जिंदा रहेगा? बच्ची से बाप पहले ही छिन गया है, एक माँ ही माँ है उसके पास। तो मेरे ख्याल में वो जो उनका एक बायोलॉजिकल रिश्ता है, जो एक माँ और बेटी का एक जो सॉलिड रिश्ता है, वो इस नोटंकी की बुनियाद पर बने हुए रिश्ते से ज्यादा अहम है। मैंने तो यही कहा। नाज़रीन, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? अगर आप कुछ ज्यादा बताना चाहें या कुछ बेहतर समझ गए हो तो नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।